अच्छा, और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। सही, फिर हमने अब जो कल बातें कही थी उसके हवाले से थोड़ा देख लेते कि हमने क्या बातें की थी कल। हमने मिसाल के तौर पे ये एक फाइल है टेस्टिंग के नाम की, इसमें इको लिखा हुआ है, इसमें भी इको लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे काफ़ी। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना, इसमें क्या था, अच्छा, जो यहाँ से चलें स्टार्ट कर लेते हैं। हम हमेशा जो है ना, जब भी कमेंट लिखना हो तो सिंगल लाइन कमेंट ऐसे लिख सकते थे, हैश से लिख सकते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप वेरिएबल को जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप उसकी टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, आप उसके साथ डॉलर का साइन लगा देते हो। तो बेसिकली इसका मतलब है कि एक वेरिएबल है, उसमें जिस किस्म की वैल्यू आती है वो बताती है कि वो डिफाइन कर देती है कि इसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, इको से आप कोई भी चीज़ फॉर्म के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर सॉरी प्रिंट कर सकते हैं। ये लाइन क्या करेगी जी, ये हेलो हेलो और 3 लाइंस नीचे आ जाएगी, हेलो हेलो प्रिंट करेगी। उसके बाद नीचे आपने वेरिएबल को डिस्प्ले कराना हो तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखने वाली चीज़ ये थी कि आपके पास जब भी आपने वेरिएबल यूज़ करना है तो डॉलर का साइन लाजमी लगाना है, डॉलर का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसमें जो है ना ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स दिखाए थे और इनको कनकैटिनेट करके दिखाया था कि ये डॉट की मदद से आप इनको कनकैटिनेट करते हो। जब भी आपने स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना है, अगर ये लाइन नंबर 25 की ही बात करें, मैं थोड़ा जूम कर दूं आपको, तो ये हेलो मिस्टर, ये सिंगल कोट्स में लिखा हुआ तो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है तो डॉट आगे उस स्ट्रिंग का नाम, ये ए डॉलर ए मीन्स कि मेरा वेरिएबल ये बेसिकली, तो इसमें कलीम लिखा हुआ है, तो ये जो है ना एक स्ट्रिंग है, तो कनकैटिनेट कर दिया। अच्छा, इसके बाद भी मैं को स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ तो इसके आगे भी डॉट डाला आपने, डॉट जैसे आम लैंग्वेज में प्लस काम करता है या डॉट काम करता है। डॉट आपने ये भी क्या बता दिया डॉलर बी से कि ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग है। इसके आगे भी कोई स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हो तो फिर डॉट लगाओ और फिर ये, मिसाल के तौर पे अगर ये नहीं होता तो हम इसे कट कर देते, बस हम इस तरह लिख देते तो हमारे पास इसका मतलब था कि इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। इस तरह से हमने कनकैटिनेशन देखी। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके अलावा इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों को मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर हम एच टी डॉक्स में आए, देखिए अगर आप सारी फाइलें यहाँ पे सारे पेजेस यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 8 प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ फाइल्स हैं, उनका अपना जो है ना उनकी अपनी इमेजेस वगैरह हैं, और मतलब हर एक प्रोजेक्ट के अपने अपने रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप उन सबको एक ही जगह यहाँ रख दोगे तो आपके लिए इसको संभालना अरेंज करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्टरीज भी बना सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, ये उसका नाम रखते हैं टेस्टिंग फोल्डर, स्पेस नहीं दे रहा, टेस्टिंग फोल्डर। ठीक है, ये टेस्टिंग फोल्डर मैंने बना दिया, और मैं यहाँ पे अगर फाइल सेव करना चाहता हूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, टेस्टिंग फोल्डर में अलग डाटा पड़ा हुआ है, टेस्टिंग वाले में अलग डाटा पड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको ये फाइलें एक्सेस करके दिखाऊं, टेस्टिंग के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, ये टेस्टिंग 2 नाम की फाइल जो पड़ी है, अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो देखिए ये कहाँ पड़ी है, एच टी डॉक्स में टेस्टिंग का फोल्डर। फिर टेस्टिंग फोल्डर भी करके दिखाता हूँ, टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर ये टेस्टिंग 2 नाम की फाइल है। तो अगर मैं इसको एड्रेस देना चाहूँ, इसको मैंने यहाँ कर दिया, ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा है तो मैंने इसलिए यहाँ मिनिमाइज कर दिया इसको। ठीक है, लोकल होस्ट में जाके आपने जाना है टेस्टिंग के फोल्डर में, और उसमें जाना है टेस्टिंग 2 नाम की फाइल को ओपन करना है, तो PHP। अब जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो ये टेस्टिंग 2 नाम की फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। देख लेते हैं वाकई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। हम फाइल ओपन करते हैं, ये ओपन हुई भी है बल्कि, हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं।
और इसमें लिखते हैं PHP क्लास 2, PHP क्लास 2। इसको मैंने सेव किया। ये सब मैं टेस्टिंग2 नाम की फाइल में कर रहा हूँ। मैं ब्राउज़र पे गया, ये ऑलरेडी ओपन हुई हुई है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ ऐड की थी वहाँ पे भी नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है, आप कहते हैं नहीं हम एक अपनी फाइल बना के देखें, तो आप अपनी फाइल बना लो, PHP क्वेश्चन मार्क, और फिलहाल इको ही करते हैं, सिर्फ इको 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 3 बार लिख दिया। इसको आपने सेव किया। आप करना चाहते हो माई फाइल डॉट PHP नाम की फाइल आपकी। ठीक है, कहाँ करना है आप देख लेते हैं। हमने जो फोल्डर बनाया था htdocs में, टेस्टिंग फोल्डर था हमारा, ये हमने अभी नया बनाया था, इसमें सेव कर रहा हूँ। मेरी फाइल सेव हो गई। अब फोल्डर को सामने रखते हैं और अपने ब्राउज़र को सामने रखते हैं। htdocs में टेस्टिंग फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी है। अच्छा, तो ठीक है, लोकल होस्ट के बाद यानी कि htdocs के बाद क्या आएगा जी? टेस्टिंग फोल्डर। ये मेरे फोल्डर का नाम था। इसमें क्या पड़ी हुई है? माई फाइल। अच्छा, माई फाइल php जरूर बताना है। जैसे मैंने ओके किया, जो वो फाइल में पड़ा हुआ था डाटा, यानी कि वो फाइल जो थी वो मेरे पास ओपन हो गई। तो इस तरह हम लोग अपनी PHP फाइल्स को फोल्डर्स में भी स्टोर कर सकते हैं। क्लास कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। क्लास कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब आते हैं हम लोग जो कल बात कर रहे थे उस पर। ये तो फाइल वगैरह सेव करना, बेसिक सारी चीज़ हमने, और वही सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेक श्योर करना है कि आपका जैम सर्वर उस टाइम पे ऑन हो, अपाची सर्वर उस टाइम पे ऑन हो, ताकि ये काम कर सके। ठीक है, ये देखिए पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। तो जो है ना, स्काइप भी आमतौर पर इसी पे काम करता है, इसलिए मैं कह रहा था कि इनको एक टाइम पे आपने एक चलाना है। हम फिर इफ सर ये एल्स की पी बात। जी जी। सर ये PHP पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजेंबल करती है? रिजेंबल मतलब? और सर जिसके वो चलता है उस लैंग्वेज पे उस हिसाब से चलता है। एक बार दोबारा पूछेगा। सर वो मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये PHP वर्क करता है? PHP वाला काम अगर कोई और लैंग्वेज करे तो ASP.NET कर सकती है, वो अलग है। मीन्स के बेसिकली ये आप कह रहे हैं वेबसाइट्स होती है ना, आपकी वेब एप्लीकेशंस होती हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लो, आपकी जो इतना बड़ा सोशल नेटवर्क है फेसबुक का, वो PHP में बना हुआ है, PHP में। ठीक है, तो बेसिकली साइट्स को डायनेमिक और मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देने के लिए, सर्वर की साइड है ना, सर्वर ने सर्विसेज देनी होती हैं। तो बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन की सर्विसेज यहाँ डिफाइन कर सकते हो। एक बहुत वास्ट एरिया कवर करने के लिए PHP के लिए ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स में कई एप्लीकेशंस, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस PHP में बनाई जाती हैं। PHP को उसमें प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आप OLX की एग्जांपल ले लो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो PHP में ये चीज़ बनाई जा सकती है। तो PHP, जब बात आ गई सर्वर साइड की, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। ठीक हो गया? यस सर, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने कल कवर कर लिया था ये इफ एल्स वगैरह। ठीक है, और हमने इसमें जो है ना, जैसे आम सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह देखा, खाली इफ को भी देखा हमने, और फिर इफ एल्स को भी देखा, और फिर इफ एल्स इफ, और मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए भी हमने इफ स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर को अपने कवर किया। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि जो है ना, इसमें और कंपैरिजंस कैसे हो सकते हैं, कंपैरिजन अब यहाँ पर ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं ये मिटाऊं ज़रा, एक चीज़ अगर आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, इसको मिटाया, ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल
अच्छा, अभी क्या होगा, अभी हमें पता है कि दोनों नंबर आपस में सेम नहीं है, तो लिखा आएगा नॉट इक्वल। ठीक है, मैं अगर दोनों की वैल्यू सेम कर दूं तो लिखा आएगा इक्वल, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा वेरिएबल है बी, इसको मैं बना दूं स्ट्रिंग, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, ठीक है, और अब मैं इसको इक्वेट करूं, मेरी फाइल है 27 जनवरी वाली, तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, ब्राउजर में गए 27 जनवरी, अच्छा इसको हमने किया क्लोज, 27 ये मेरी फाइल पड़ी है, इसको ओपन कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि इवन दो उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि ये इक्वल है आपस में। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास पीएचपी में डबल इक्वल टू का साइन होता है ना, ये कंपेयर करता है, ये कंपैरिजन करता है इनकी वैल्यूज को, ये कंपेयर करता है इनकी वैल्यूज को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इनकी टाइप्स भी देखना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 बार इक्वल टू का साइन लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे 3 बार इक्वल टू का साइन लगाता हूं, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली अब इसकी टाइप भी देखेगा। अच्छा, वैल्यू सेम है कि नहीं है, क्या इनकी टाइप भी सेम है कि नहीं। अभी क्योंकि इनकी टाइप सेम नहीं है, तो हम अपनी फाइल में आते हैं और फाइल को रिफ्रेश करते हैं। हमने इसको रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले जो आंसर इक्वल टू आ रहा था, अब उसने टाइप भी इसकी चेक कर ली है। तो 3 बार इक्वल टू अगर आप डालें, तो बेसिकली ये वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। ठीक है, तो ये जरा इसमें एक नई चीज है, ये आपके लिए इसमें छोटी सी नई चीज थी। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज को कंपेयर भी किया जा सकता है और इनकी टाइप को भी चेक किया जा सकता है। अगर आप अब देखें, मैं इनकी टाइप भी सेम कर देता हूं, तो अब अगर मैं इसको चलाता हूं, अब अगर मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, जब ये रिफ्रेश हुआ तो अब ये इक्वल आ रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी सेम है, इनकी टाइप भी सेम है। और अगर वैल्यू डिफरेंट हो जाए, टाइप सेम हो, तब तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि लिखा आएगा नॉट इक्वल। तो कुछ इस तरह से इसमें कंपेयर किया जाता है। बाकी अगर कुछ आपको ऑपरेटर्स के हवाले से बता दूं जो आप यूज कर सकते हो, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, बाकी आपने जो है ना इक्वल्स टू भी देख लिया है, इसी तरह नॉट इक्वल्स टू ऐसे भी होता है, दोनों तरह से चलता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरह से आपका नॉट इक्वल्स टू पीएचपी में चलता है। बाकी लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो आप ऑलरेडी कल देख चुके हो। लेस देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये ऑपरेटर्स आपने ऑलरेडी देखे हुए, तो ये हमने इस पे भी बात कर ली। ऑलराइट, इसके अलावा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसी तरह से जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंकैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि इफ ए इज लेस देन बी, और अगर मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो हमें पता है जब भी वेरिएबल यूज करना है तो डॉलर का साइन लाजमी लगाने, हमने कल काफी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अगर मैं इन दो कंडीशंस को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर अपना कोई भी जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं ए एंड डी एंड, ए एंड डी एंड ऑपरेटर का मैं यहाँ इस्तेमाल करूं, तो मेरा जो है ना ये दोनों कंडीशंस आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगी। अगर मैंने कंडीशंस लिखनी है तो इनको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म का इशू ना आए। मैं इसे करे तो नॉट इक्वल, और अदरवाइज क्या हो इक्वल। कुछ इस तरह का प्रोग्राम, इसकी शक्ल बना दी हमने। और इसमें बस एक चीज देखने वाली है, हमें पता है एंड ऑपरेटर जो होता है, जो एंड ऑपरेटर होता है वो दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे चलता है। ठीक है, अब सही क्या कहेगा, अगर ए बी से छोटा है, अच्छा हम इसको और फिलहाल कर देते हैं,
यहां पर ए बी से बड़ा है तो ये कहेगा नॉट इक्वल, अदरवाइज कह देगा इक्वल। इसको चला के देखते हैं, इसको आके रिफ्रेश करेंगे तो बिल्कुल ये लाइन लिखी आ गई है, नॉट इक्वल नंबर, यानी कि इफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी है, एल्स, क्योंकि सारी बात है दोनों आपस में जो है ना ए आपका बी से बड़ा है, यानी कि देखिए दूसरी वाली जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। बताने का मकसद आपको ऑपरेटर सिखाना नहीं है, सिर्फ बताना है कि यहाँ पे ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोनों को सेम करके देख लेते हैं। रिफ्रेश सेव किया, यहाँ आके इसको चलाया तो लिखा आ गया इक्वल, क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ की जो कंडीशन है वो स्किप हो गई है, क्योंकि और की वजह से दोनों और था, दोनों कंडीशंस टेस्ट की गई, दोनों फॉल्स थी तो एल्स चल गया। इसी तरह यहां पर एंड और नॉट भी लगाया जा सकता है। ऑलराइट, एंड आपको लगा के बस एक बार दिखा देता हूं। अब लेकिन दोनों तो कंडीशन सारी बातें ट्रू नहीं होंगी, या ए बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा, तो नेचुरली ये चलेगा इक्वल नंबर। हम इधर आए, इसको चलाया तो इक्वल ही लिखा आएगा, बेशक जितनी मर्जी बार रिफ्रेश करें, क्योंकि दोनों कंडीशंस इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्विच के हवाले से कि स्विच स्टेटमेंट अगर हमने यूज करनी हो इसमें तो कैसे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं एक वेरिएबल, हमारा एक वेरिएबल है ए फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू हमने रख दी 5 रख दी, 5 रख दी, ठीक है। अब ये इसमें भी स्विच स्टेटमेंट कैसे चलेगी, तो ये आप स्विच, ठीक है, और आपके ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम जिसपे आपने, जिसकी वैल्यू पे कंडीशन है, जिसकी वैल्यू के मुख्तलिफ केसेस होंगे, तो ठीक है। इसकी बॉडी, स्विच की बॉडी आपने ओपन की, क्लोज कर दी, और बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह अगर केस क्या है, अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो इको हो जाए, इसको आगे कर देते हैं, इको हो जाए फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होती है ताकि बाकी कंडीशंस को ये स्किप कर दे। यही मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। केस अगर सबको एक बार कॉपी कर लेते हैं, अच्छा, केस 1 के बाद केस अगर 2 का है तो TWO, केस अगर 3 का है, केस अगर 4 का है, केस अगर 5 का है, चलिए केस अगर 6 का है, ठीक है। 2 के बाद 3, 4, 5 और 6। अगर इनमें से कोई केस होगा तो चल जाएगा, और अदरवाइज क्या होगा, आपके पास जिस तरह आम लैंग्वेज में आपके पास डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर इनमें से कोई भी केस ना चला तो ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह दें इनवैलिड सिलेक्शन, इनवैलिड सिलेक्शन, दैट्स इट। और यहाँ आपको पता है कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। तो सेव किया, हम इसको चला के देखते हैं कि स्क्रीन पे इस बार क्या लिखा आएगा। चलाया तो हमारे पास, हमें पता है कि ऑटोमेटिकली 5 वाला केस ही सिलेक्ट हुआ, वो चल गया। आप इसको 10 कर दें, कुछ भी कर दें, तो ओहो कहाँ गया ये, इसको चलाया, अब लिखा आएगा इनवैलिड सिलेक्शन, क्योंकि कोई भी केस आपका सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना केस की स्टेटमेंट भी बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, C++ में यूज करते हैं। VB में थोड़ा डिफरेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा वही चीज आ गई है कि आप लोग स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल उसी तरह कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन होगा आपका स्विच के हवाले से, तो आप उसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू या करेक्टर वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो करेक्टर के लिए जैसे मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल बनाते हो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई हमने ऐसे किया कि एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा ग्रेड, ठीक है,
और ग्रेड हमने इसका कह दिया, आपका ग्रेड है जी ए आपका ग्रेड है, ठीक है। तो कंडीशन किसके ऊपर है, ग्रेड नाम के वेरिएबल पे, तो यहां हमने कर दिया ग्रेड, ठीक है। ग्रेड क्या हो, ग्रेड ए हो या ग्रेड कैपिटल ए भी हो सकता है, ठीक है। हम यही चीजें ना नीचे कॉपी कर लेते हैं कि केस, इसको इधर भी कर दिया, चलिए बस 3 केस बनाते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, दिया केस ए का हो, केस बी का हो या केस सी का हो, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर डिफॉल्ट ए पे लिखा है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अगर ए ग्रेड तो कोई मैसेज वगैरह आ जाए, तो मैसेज आ गया जी कि एक्सीलेंट, और बी पे आ जाए वेरी गुड, और इस पे लिखा आ जाए गुड, और इसके अलावा कुछ भी हो तो लिखा आ जाए नॉट गुड। वो सेव किया और एक बार देख लिया इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको फिर सेव करके हम लोग आए अपने ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्योंकि ग्रेड की वैल्यू ए थी तो एक्सीलेंट लिखा आ गया। चेंज करके देखते हैं, इसकी इसका ग्रेड एफ कर दिया, तो हम आए ब्राउजर में, इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी केस हमारे पास जो है ना एफ के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट चलेगा। रिफ्रेश किया तो वहां लिखा आ गया नॉट गुड, वहां लिखा आ गया नॉट गुड। इस तरह से आपका जो है ना यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है आपकी, और सारा आपका जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है पीएचपी के अंदर। आप कोई भी जो है ना चीज बना लो पीएचपी में, किसी भी तरह पे काम करो, किसी भी आपके फ्रेमवर्क पे काम करो, आपको यही इफ एल्स वगैरह बेसिक यही इस्तेमाल करने हैं, बार बार स्विचेस यही इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बता दें, फिर मैं लूप्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। नो सर। ठीक है, क्लियर है चीजें। अच्छा, बात करते हैं लूप के हवाले से। तो इस स्विच को मिटाया हमने, जैसे आप आम लैंग्वेज में लूप यूज करते हो एग्जैक्टली उस तरह ही है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल रखा, काउंटर नाम रख दें, और उसकी वैल्यू कर दिया आपने 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कर दी, और आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वाइल लूप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका काउंटर छोटा या बराबर हो 10 के, तो आप कुछ भी मतलब कि जो है ना इको कर दें, इको वर्ल्ड, और ये खत्म, और काउंटर को कर दें प्लस प्लस। क्या ख्याल है क्लास चलेगा कोड के, अभी नहीं चलेगा? इसमें कोई बजाय एरर तो नहीं नजर आ रहा ना? क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं किसी का? इसमें तो देखे ना एरर आ गया लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 क्या है? लाइन नंबर 10 ये है। तो हमने वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए डॉलर का साइन नहीं इस्तेमाल किया, यहां भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसने अभी फिलहाल एरर नहीं शो किया। देखते हैं क्या करता है ये। इसको ब्राउजर ओपन किया हमने, जब रिफ्रेश किया तो इसने फिर एरर दे दिया, और इसने एरर दे दिया लाइन नंबर 6 में, और ये एरर शो हो ही जा रहा है। एरर तो है नो डाउट, लेकिन बार बार क्यों शो कर रहा है? इसको हमने डॉलर साइन यहाँ पे दोबारा लगा दिया 10 टाइम्स चला। बिल्कुल, वो उतने टाइम्स फिर हमें वो बताई जा रहा था कि ये एरर है, ठीक है। दोबारा इसको चलाते हैं,
लोकल होस्ट /27 जनवरी। एक मिनट, इसको सेव किया, इसकी वैल्यू 1 है और ये इस कहाँ गया, काउंटर प्लस प्लस भी हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब चलाते हैं, सेव किया, हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, एक ही लाइन पे सब लिखा आ रहा है, तो इसको जरा ब्रेक लाइन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इशू था, एक तो हमने इंटेंशनली डॉलर का साइन नहीं डाला था, दूसरा यहाँ पे स्पेस आई हुई थी, तो वो बेसिकली उसको कंसीडर कर रहा था। इसको चलाया हमने, तो अब हमारे पास 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो वही बात है जैसे मैं कल भी आप लोगों से कहा था कि जब भी कहीं भी आपने वेरिएबल यूज करना है तो आपने लाजमी डॉलर का साइन उसके साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहीं से वाइल से हम इसको डू वाइल में बनाएं तो वही चीज़ है बिल्कुल, जैसे आम लैंग्वेज में आपको यहाँ से इसको कट करते हैं, ये आ जाता है इधर विद अ सेमीकोलन और यहाँ डू का कीवर्ड आ जाता है, दैट्स इट। अब इसको चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा आपके आउटपुट पे, कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, आप स्टेटमेंट चेंज करके देख लो, इट्स ए डू वाइल लूप, सेव किया। जैसे आपको पता है कि डू वाइल लूप और वाइल में इतना ही फर्क है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन फॉल्स हो तो डू वाइल लूप एक बार जरूर चल जाता है। जैसे मैंने इसको 100 कर देता हूं, अब इसको चलाया, हालांकि कंडीशन फॉल्स है, हालांकि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक बार आपका डू वाइल लूप चल जाता है बिकॉज कंडीशन उसके बाद टेस्ट हो रही है। यही काम अगर हम जल्दी से कॉपी करें और वाइल लूप से करके देखें और यहाँ से सेमीकोलन हटा दें, सेव किया और जब इसको चलाया तो एक बार भी कोई आउटपुट नहीं आई, क्योंकि आपका डू वाइल लूप उसको सपोर्ट फिर और वाइल लूप उसको सपोर्ट नहीं करता। और इसी तरह आपका फॉर लूप है वो भी बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो फॉर लूप है वो भी सी लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। इसको अगर मैं मिटाऊं वो क्या करता है, उसमें आपको पता है फॉर लूप के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको कमेंट करके अगर दिखाऊं तो हमेशा इसके 3 पार्ट्स होते हैं फॉर। और पहला पार्ट इसका होता है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन के बाद हमेशा आती है कंडीशन और उसके बाद हमेशा सेमीकोलन के बाद आता है जो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोर्शन है, हमेशा ये आता है। ठीक है, और आपकी होती है फॉर की बॉडी, जहां पर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं आपकी जो है ना फॉर लूप के हवाले से। ठीक है, इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पर स्टैटिक डाल दिया। इसको अब करते हैं, ये कैसे काम करेगा, एक फॉर लूप से छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो ठीक है, उसी को अगर हम करें कन्वर्ट तो बिल्कुल फॉर लूप ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा जी, पहला आपका आएगा जी इनिशियलाइज करने, तो लेट्स सपोज वही काउंटर इक्वल्स टू 1। अच्छा, वही काउंटर दोबारा यहाँ कॉपी किया, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, और काउंटर को क्या करना है, प्लस प्लस। सारी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में इसमें लिख दी जाती हैं। फॉर में एग्जीक्यूट क्या होगा, यहाँ इक्वल लिख दो, फॉर लूप इन PHP और राइट हेलो फॉर लूप इन PHP। और अगर साथ इसके आप दिखाना चाहते हो इसकी वैल्यू काउंटर की, तो ठीक है, आपने काउंटर को डिस्प्ले कराना है तो आप इसके साथ कर दोगे ऐसे करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है, एरर आता है या किसी और तरह करना है। ठीक है, ब्रेक लाइन भी कर देते हैं, इसके बाद इको ब्रेक लाइन और दैट्स इट। इसको चला के देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है, कैसे शो करेगा। सेव किया, 5 बार हेलो फॉर लूप इन PHP 5 बार आना चाहिए उसकी वैल्यू के साथ काउंटर की।
रिफ्रेश करते हैं तो एरर आ गया। वो क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 15 में यहां असल में हमने यहां पे सेमी कॉलन मिस किया हुआ है। अब चला, अब कहां गया, अब चला के देखते हैं कि अब क्या कहता है। उसने डिस्प्ले कर दिया हेलो फॉर लूप इन PHP 1, आपके काउंटर की वैल्यू 2 3 4 इस तरह 5 तक हो गया। आप इसको कनकैटिनेट भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाऊं, अब चला के देखते हैं कि क्या चलता है कि नहीं चलता, तो बिल्कुल वही रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लास की छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को शायद दिखने में इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इस पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना होगा। आप करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। देख के करना और फिर उसके बाद देखना, और सिर्फ उसमें फ़र्क है, प्रैक्टिस में फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। लूप्स हमने कर लिए। आपका जिस तरह ये तीनों लूप्स थे, ये 3 ही लूप्स हैं। यहाँ पे एक फॉर ईच लूप भी होता है, वो भी करा दूंगा आपको PHP में, लेकिन उसके लिए हमें पहले एरेस पता होने चाहिए, तो पहले आपको एरेस कराऊंगा, फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक नो सर। किसी किस्म, ठीक है। अच्छा, आज क्लास की स्ट्रेंथ कम है। वैसे आमतौर पर इस टाइम तक सब बच्चे आ चुके होते हैं, स्ट्रेंथ कम है आज। चलो, कोई खास वजह तो नहीं इसकी? एरे इस पे काम कर लेते हैं। एरे क्या है और किस तरह इस पे काम करते हैं। हमने एरे अगर डिक्लेयर करना हो तो इसमें कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पे एक एरे डिक्लेयर करना है नाम का, तो उसमें कुछ 4-5 नाम हो। तो लेट्स सपोज हमने एरे का नाम रखा नेम्स, ठीक है, डॉलर के साइन से ही। और क्या बनाना है? एरे। तो एरे का कीवर्ड, ठीक है, एरे का कीवर्ड और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड पे सेमी कॉलन। कितने नाम रखने हैं? और सेमी कॉलन, सॉरी, कितने नाम है? मिसाल के तौर पे 3 नाम रखने हैं। पहला नाम कॉमा, दूसरा नाम कॉमा, तीसरा नाम। ठीक है, लेट सपोज नाम रखते हैं ABC XYZ और S, ये 3 नाम आ गए। ठीक है, तो बेसिकली आपके एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे ABC, इंडेक्स 1 पे XYZ और इंडेक्स 2 पे QRS, मतलब और ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्सेस पे ये चीज़ें आ गई। हम देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, तो इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। इको क्या करना है? मैं कह रहा हूं कि नेम्स, मैं कह रहा हूं नेम्स की के इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है देखना चाहता हूं। अभी चलाऊंगा तो एरर आएगा, अभी चलाऊंगा तो एरर आएगा। उसका रीजन क्या है कि हमें जब भी इस्तेमाल करना है वेरिएबल का नाम, चाहे वो एरे का ही नाम क्यों ना हो, एग्जैक्टली हमें वहां पे डॉलर साइन लाजमी लगाना है। इसको चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसको मैंने सेव किया, इसको चलाया। QRS, क्यों हमें पता है इंडेक्स 2 पे यही पड़ा हुआ था। इंडेक्स 1 पे सेव किया आप, और इन इंडेक्सेस पे ऑटोमेटिकली फिर पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि एरे के अगर इसकी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करानी है लूप में, तो वो भी कैसे करा सकते हैं। एक चीज़ जो आपको यहाँ बतानी है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी जगह पे वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, मीन्स कि एरे डिफाइन हो गई है, अब आपको ख्याल आया कि इंडेक्स 3 पे मुझे कोई वैल्यू डालनी है, तो आप किस तरह कर सकते हो? सिंपल, आप डॉलर नेम्स, आपके एरे का नाम है, किस जगह वैल्यू इंसर्ट करनी है? इंडेक्स 3 पे। क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है वो नाम बता दो। फॉर एग्जाम्पल वो नाम है YUI, बड़ा अच्छा नाम है। इस नाम को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो और देखते इस नाम को आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपने ये इस लाइन से, जो इसको मैंने हाईलाइट किया, लाइन नंबर 5 से आपके पास ये नाम इस एरे में एंटर हो जाएगा इंडेक्स 3 पे। अब उसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको हमने रिफ्रेश किया,
तो हमारे पास एरे में इसका मतलब है कि वो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, हमारे पास एरे में वो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, आप इस तरह एक वैल्यू की जगह फिर और वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कि 3 हो गई, 3 के बाद मैं एक दो वैल्यूज और इंसर्ट करता हूँ, फिर आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। 4 पे और 5 पे, किसी का नाम है जी 1 2 3, किसी का नाम है 7 8 9, बड़े यूनिक नाम आ रहे हैं आजकल। और 3 की बजाय 3 के साथ बल्कि मैं 4 भी डिस्प्ले करा दूं, मैं यकीन आ जाए कि वाकई इंसर्ट हो गया, और 5 भी मैंने डिस्प्ले करा दिया। सेव किया, सब एक लाइन पे आ गया, हमें कोई खास पसंद नहीं आया तो हम इसको एक लाइन कर दें ताकि एक वक्त में एक एक आए, एक लाइन में एक एक आए। ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन, सेव किया। इसको करते हैं अब सेव, कंट्रोल एस, और उसके बाद ब्राउज़र में आते हैं और इसको यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास यकीन हमें आ गया कि इस तरह डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन है जो अगर आपको मैं दिखाऊं, उस फंक्शन का, ये तो आपने इसकी आउटपुट देख ली है कि ये सिर्फ आपके पास उस जगह उस इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको साथ इंडेक्सेस भी डिस्प्ले करने हैं कि अच्छा इस इंडेक्स पे ये वैल्यू, इस इंडेक्स पे ये वैल्यू, तो आपके पास एक फंक्शन है PHP के अंदर, सिंपल सा फंक्शन है, उसका नाम है प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसको एक आर्गुमेंट पास करते हो एरे का नाम, एरे का नाम जिस एरे को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। अब आपने इससे प्रीवियस वाली आउटपुट्स तो देख ली, अब अगर मैं इसको चलाता हूं, इसको मैंने सेव किया, और जैसे मैं इसको चलाऊंगा ब्राउजर में आके, तो आप देख सकते हैं कि इसने पहचान लिया कि ये एक एरे है, और ABC, सॉरी हाँ, ये देख सकते हैं इंडेक्स 0 पे ABC पड़ा है, इंडेक्स 1 पे XYZ पड़ा है, इंडेक्स 2 पे QRS पड़ा है, 3 पे ये आपने 4 पे और 5 पे। तो इस तरह से आप एरेज को डिस्प्ले कर सकते हो उनके इंडेक्सेस के साथ, उनके इंडेक्सेस के साथ आप एरे को डिस्प्ले कर सकते हो अगर आप PHP में इस तरह से काम करते हो। क्लास कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अच्छा, एरे के हवाले से थोड़ी डिस्कशन करने के बाद थोड़ी डिस्कशन अब फंक्शंस पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेन काम इसमें फंक्शंस के हवाले से ही करना आगे होगा। तो फंक्शन कैसे बनता है, जैसे आपको, जैसे मैं बार बार मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपकी सी लैंग्वेज का, C++ का, ताकि आपको चीज़ें कुछ देखी देखी लगें। तो जैसे वहाँ फंक्शन बनाया जाता है, क्या फंक्शन का, यहाँ फंक्शन का वर्ड, ठीक है, और फंक्शन का कोई नाम होगा, लेट सपोज आप नाम रख दें हेलो वर्ल्ड, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड आपके फंक्शन का नाम है, और इसकी फंक्शन की फिर बॉडी होगी, बल्कि सॉरी C++ नहीं तो जावास्क्रिप्ट की तरह का फंक्शन है आपका। ठीक है, क्या करेगा जी, ये इको करेगा, चीख चीख के हेलो वर्ल्ड करेगा। ठीक है, एक लाइन कर दें, एक बार नहीं कहेगा, ये 3 बार कहेगा, ऐसे बहुत शौक है, ये 3 बार। आप पता है आपको यहाँ लूप भी लगा सकते हो, फंक्शन में सिलेक्शन भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप सिलेक्शन वाला फंक्शन बनाओ, आप जो है ना लूप वाला फंक्शन बनाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा यहाँ से एक्सपेक्टेड होंगी कि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा जी ये इस तरह की चीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल के फंक्शन है, फंक्शन में फलानी चीज़ करें, फलानी चीज़ करें, तो जो उसमें चीज़ कही जा रही होगी वो चीज़ आप लोगों ने सिलेक्शन या लूपिंग में या एरेस में कहना कि होपफुली देखी हो। तो इस तरह से जो है ना, अब मैंने जो आपको लूप्स कराए, दैट मीन्स के लूप के क्वेश्चन आपके कवर हो गए। मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद, मैंने आपको एक साइट्स पे ले जाके, W3 स्कूल्स पे ले जाके वहाँ पे भी इसकी प्रैक्टिस करानी है, ताकि वो एक अच्छा रिसोर्स है, आप लोग भी उसको इस्तेमाल करो। तो
अच्छा, हेलो वर्ल्ड फंक्शन बन गया जी, कॉम्प्लिकेटेड सा। बस सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन का नाम है, इसको नाम की मदद से कॉल कर दें, दैट्स इट। एक बार कॉल किया, सेव किया, इसको आके मैंने रिफ्रेश किया, तो मेरे फंक्शन जो है ना आसानी से कॉल हो गया। मेरा फंक्शन आसानी से कॉल हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, एक फंक्शन हमने बनाया जो कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं मिल रहा और वो बस स्टेटमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है। इसको मॉडिफाई करते हैं, ये ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो 2 आर्गुमेंट्स ले, तो ठीक है, इस फंक्शन को हमने मिटाया। क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, एक मिनट, फंक्शन बनाना है। अच्छा, किस किस नाम का फंक्शन, मिसाल के तौर पे ऐड करने का फंक्शन। ऐड का फंक्शन क्या करेगा जी, 2 वेरिएबल लेता है, आप नाम रख दो इनके, फॉर एग्जांपल num1 और डॉलर, कहाँ गया, डॉलर num2, ये 2 आपके वेरिएबल है। ये जी आपका फंक्शन, और बहुत मुश्किल सा काम करेगा, ये इको कर रहा है किसको, जो आपका नंबर 1 है, कहाँ गया, नंबर 1 को ऐड करके दे रहा है नंबर 2 से, ठीक है। और ये कनकैटिनेट, अच्छा एक मिनट यहाँ स्पेस दे रहे थे ताकि आपको नजर आ जाए, कनकैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, ये जी ब्रेक लाइन, इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, और इसके बाद आपका आ गया सेमीकोलन, बस रिजल्ट आए और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए। देखिए मैंने वही आपको उसकी कनकैटिनेशन दिखाने के लिए यहाँ पे ये कर दिया, डबल कोट्स में भी लिखा जा सकता था, कोई मसला नहीं है। बस ये फंक्शन बन गया। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। अच्छा जी, लेता है 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, आप इसको पास करें 100 और इसको पास करें 100, सेमीकोलन, इसको सेव किया, और ये इंतहाई मुश्किल सा जो आपका फंक्शन है वो कुछ इस तरह से ये रिजल्ट देना शुरू हो गया। तो ये भी वही तरीका है जावास्क्रिप्ट वाला, इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कराने वाला। 2 बार और कॉल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ, सेव किया और ब्राउजर में आए, लोकल होस्ट पे जो फाइल पड़ी है उसको चलाया, तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं पहला रिजल्ट, उसके बाद ब्रेक लाइन पे नेक्स्ट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन हमें पता है कि ये ठीक है बन तो गया है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे चाहता हूँ कि जो है ना ये दोनों आपस में जो है ऐड हो जाए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ये करना चाहता हूँ, मैं अगर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, प्लस करना है मल्टीप्लाई, तो मैं अभी नहीं कर सकता ना, अभी एरर आ जाएगा। हम करके भी देख लेते हैं, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ब्रैकेट क्लोज, इसको चला के देखते हैं कि हमें किस नोयत का एरर देगा। सेव किया और ब्राउजर में आए, और इसने हमें, अच्छा, उनको कॉल कर दिया लेकिन इनको आपस में ऐड नहीं किया। मैं देखता हूं अगर हम इसको इको में लिखें तो फिर क्या करेगा, ये किस तरह रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसने 0 रिटर्न, उसने फिर भी ऐड करके हमें नहीं दिया, उसने फिर भी हमें कुछ ऐड करके नहीं दिया। तो अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारा जो है ना वैल्यू रिटर्न करे। अब देखे ना ये इको कर रहा है ना खाली, आपने वो फंक्शंस देखे होंगे सी लैंग्वेज में कि अगर आप सी आउट लिखते थे एंड पे, आखिरी स्टेटमेंट आपकी सी आउट होती थी तो वो वॉइड रिटर्न करता था, और अगर आप फिर कोई टाइप बताते थे तो एंड पे आप रिटर्न का कीवर्ड लिखते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपके पास ऐड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप करो क्या, इनका रिजल्ट कहीं स्टोर कर लो। फॉर एग्जांपल रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लो, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी रखें। तो आपने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, और आपका फंक्शन इसको रिटर्न करेगा, दैट्स इट। आपका फंक्शन इस रिजल्ट को रिटर्न करेगा। बस आपका काफी हद तक काम हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, आपने एक वेरिएबल लिया ऐड के नाम का, फॉर एग्जांपल ऐड 1 ले लें,
और एक वेरिएबल आप ले लो add2 का। add1 किसके बराबर है? add1 आपका सिंपल बराबर है, add का फंक्शन कॉल कर रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हो, लेट्स सपोज 10 और 90। जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो आपके ये रिटर्न करेगा रिजल्ट का, ये रिजल्ट करेगा, रिटर्न करेगा रिजल्ट की वैल्यू जो पहली या दूसरी वैल्यू के एडिशन के बराबर होगी, और ये वैल्यू असाइन हो जाएगी ऐड1 को। बिल्कुल यही काम आपका जो है ना 900 और ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में ऐड होके रिटर्न करेगा फंक्शन और ऐड2 में आके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और हम उसके बाद अगर डिस्प्ले कराना चाहें तो इनको ऐड1 प्लस ऐड2 को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। छोटा सा इशू जो हम मिस कर गए, वेरिएबल के नेम के साथ डॉलर का साइन। सेव किया, चला के देखते हैं चलते हैं कि नहीं। तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट, एक मिनट, बिल्कुल हाँ, ये ऊपर से आएगा आपके पास 100 आएगा, दूसरी वाली से आप ऐड करो तो आपके पास 1900 आएगा। 1900 को 100 से ऐड किया तो आजकल 2000 बन जाता है। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा कि नहीं ये ऊपर इनका रिजल्ट क्या है, तो आप इनको अलग अलग इको करा लो, इको कराओ, इको करा लो आप ऐड1 को, डॉलर ऐड1 को इको करा लो। ठीक है, इको, और साथ आप क्या करना चाहते हो, ब्रेक लाइन, इसको यहां से ठीक किया और देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ऐड1 के साथ ऐड2 भी करना है ना, तो इसको भी जरा देख लेंगे कि वाकई ऐसा रिजल्ट आता है कि नहीं आता। पहले वाले का रिजल्ट 100, दूसरे वाले का रिजल्ट 1900, और तीसरे वाले का रिजल्ट, उन दोनों की आपस की एडिशन तो कुछ इस तरह से। आपने फंक्शन देख लिए, जो सिंपल एक आम फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन लिया विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, और फिर आपने फंक्शन बनाया और देखा जो कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, जो कोई वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। मैं इसलिए बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ कि आपको कि ये ना हो कि मैं सिर्फ कोर्स जो है ना ख़त्म करा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ थोड़ा आप लोग सीख भी लो। तो दो तरीके हैं, या तो देख के, अगर किसी के पास लैपटॉप वगैरह भी साथ है तो वो प्रैक्टिस करता रहे, या हाथ से लिखता तो एटलीस्ट रहे ना। सिर्फ आंखें बंद करके जवाइयाँ लेते हुए सुनने से कुछ नहीं होगा, ये फिर थोड़ी खौफनाक बन जाती हैं ये चीज़ें आपके लिए, PHP एट टाइम्स विदाउट प्रैक्टिस। क्योंकि हम इस पे काम करते रहे डिफरेंट जो है ना टाइम स्पैन में, तो जब गैप आता था तो गैप के बाद ऐसे ही महसूस होता रहा कि शायद कभी भी नहीं किया हमने। तो इसलिए इसको जो है ना प्रैक्टिस इसकी लाजमी है। कोई पूछना चाहते हैं यहाँ तक कुछ तो पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँ। नो सर, सही है। ठीक हो गया। दो फंक्शन, सादे सादे दो फंक्शन है, इनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड एप्लीकेशन है ना, सर्वर साइड आपका स्क्रिप्ट है PHP का। तो अगर हम लोग सर्वर से कोई चीज़ फेच करना चाहते हैं, मींस के सर्वर की इस टाइम पे वहाँ पर डेट क्या है और सर्वर का टाइम क्या है, अगर हमें ये फेच करना है तो वो कैसे किया जाता है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। और हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट का फंक्शन होता है, उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें डेट फेच करनी है तो पहले डेट का वेरिएबल बना लें, डेट। ठीक है, डेट किसके बराबर है, आपका पास डेट का फंक्शन है। ठीक है, जो आपके पास ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन दैट्स इट, और आपने इको क्या कराना है, इको कराना है, इको कराना है अपने वेरिएबल को, ये आपका वेरिएबल है, दैट्स इट। इससे क्या होगा, डेट फेच कर देगा। आप बताना चाहते हैं कि किस तरह से, तो इसका फॉर्मेट ये होता है ना, पहले आता है डे, फिर आपका आता है मंथ,
और फिर आपका आता है ईयर। ठीक है, आमतौर पे ऐसे ही आता है। तो ये चलाऊंगा तो बेसिकली ये सर्वर की डेट मुझे फेच करके देगा इस फॉर्मेट के अंदर। इसको सेव किया मैंने, चला के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। तो डे इसने दे दिया, फिर मंथ बता दिया, और इसने ईयर भी बता दिया 2021। ये जो है ना इसका, ये डैश डाला था ना आपने, स्पेसिफाई किया है आपने इसका फॉर्मेट डैश के साथ। आप डैश की बजाय अगर फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मेट बताते हो डॉट के साथ, डॉट के साथ क्या होगा, अगर मैं डॉट लिखता हूं तो ये डॉट के फॉर्मेट में आउटपुट कर देगा। ठीक है, एक चीज जो मैंने इसके अभी एक्सपेरिमेंट नहीं की थी, अगर मैं यहाँ कुछ भी पास ना करूं तो ये क्या करेगा, ये चेक करते हैं कि मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या करेगा। ये एरर देगा क्योंकि कम से कम एक पैरामीटर इसको जरूर चाहिए होता है। और राइट, मैं पैरामीटर देता हूं इसको, फॉर एग्जांपल खाली डी, डे का पैरामीटर अगर मैं इसे पास करूं तो ये, हाँ वही जो इसने बात लिखी थी, कम से कम एक पैरामीटर इसको जरूर चाहिए। आपने इसके बाद कह दिया कि ईयर बता दो, इक्वल टू देखते हैं आता है कि नहीं आता। मेरा ख्याल से शायद ना आए। अच्छा आ गया। ठीक है, जिस तरह आप उसकी सेपरेशन करना चाहते हो आप 1 2 3 इस तरह देखते हैं। ठीक है, जिस तरह आप इनकी सेपरेशन करना चाहते हो, जो डिस्प्ले कराना चाहते हो, डे के बाद आप चाहते हो जी मंथ आ जाए। एक मंथ लिख के देखता हूँ क्या होता है, मेरे ख्याल से एरर आएगा। उसने खाली एम को पिक किया, उसने खाली एम को पिक किया और बाकी ओ एन टी एच को नहीं पिक किया। इसको सेव करते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह जो है ना आपका डेट का फंक्शन। और अगर आप जो है ना टाइम फेच करना चाहते हो तो टाइम के लिए भी यही तरीका है, वेरिएबल ने टाइम का, और ये भी आएगा डेट के ही फंक्शन से, डेट के ही फंक्शन से आपके पास टाइम आएगा। ठीक है, और इको कर दें, ये सर्वर का टाइम है। इस टाइम सर्वर क्या है, मेरा सिस्टम है ना, तो मेरे सिस्टम का टाइम और सब कुछ उठाएगा टाइम। इसको भी चला के देखते हैं, मेरा ख्याल है ये भी यही कहेगा कि कम से कम एक आर्गुमेंट जरूर एक्सेप्ट एक चाहिए होता है डेट के। हाँ वही फंक्शन है ना, एरर तो आएगा। इसको हम आर्गुमेंट देते हैं आवर, उसके बाद मिनट्स, और आपके पास सेकंड्स। अच्छा देखिए यहाँ एम नहीं कर सकते ना, मिनट्स के लिए एम नहीं होगा, मिनट्स के लिए एम के लिए ऑलरेडी मंथ हो चुका है, तो दो चीजें नहीं हो सकती, यहाँ आए है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये है, इसके आगे दे रहा है, इसको मैं ब्रेक लाइन लगा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इको डबल कोट्स में, हाँ डबल कोट्स सेमीकोलन, और यहाँ पे भी सेमीकोलन। सेव किया, चलाया, ये सबसे पहले आवर, मिनट्स और फिर सेकंड इसने उठा के दे दिए सर्वर का। अच्छा, ये बेसिकली इसका दे रहा है, अपाची सर्वर का दे रहा है। ये बेसिकली हम लोग वर्चुअली चला रहे हैं ना, तो इसलिए ये अपाची सर्वर का टाइम उठा के दे रहा है, मेरे सिस्टम का नहीं उठा के दे रहा। बहरहाल इस तरह इसको किया जा सकता है। बाकी फॉर्मेट्स इसके भी आप चेंज कर सकते हो। 3 करके देखा, 3 करके देखा, और इसको चलाया, तो इस तरह से आप इनकी सेपरेशन कर सकते हो। लेकिन सारी बात है, टाइम कुछ ऐसा ही सोबर लगता है, तो आपने इस तरह रहने दिया। क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। इस तरह आप सर्वर का डेट और टाइम वगैरह फेच कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपने, हाँ ग्लोबल वेरिएबल्स के हवाले से एक इशू है, वो डिस्कस कर लेते हैं। मुझे खैर पहले कर लेना चाहिए था पहले वाले प्रोग्राम में, लेकिन चले। हमने एक वेरिएबल रखा, फॉर एग्जांपल उसका नाम है नेम्स
नेम रखा और उसका नाम रखने चले इंसानों वाला रखते हैं मार्क, ये इसका नाम है और आप इसको इको करेंगे तो ठीक है मार्क लिखा आ जाएगा नेम। सिंपल, इसको सेव किया, ब्राउजर में आके चलाया तो स्क्रीन पे मार्क लिखा आ जाएगा। ये तो है सिंपल। लेकिन अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसका लेट्स वो नाम रखा हमने शो नेम, कुछ भी नाम रख दें, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और बिल्कुल ये क्या करे, सिर्फ इको कर दे नेम को, ठीक है। ऊपर से इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इको करे नेम को, अब देखें वही स्टेटमेंट हमने लिखी है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है ना, अब यहाँ पे कैसे रिजल्ट आएगा। इसको मैंने सेव किया, वही वेरिएबल है नेम, मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया है, तो जब मैं इसको फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, मैं ब्राउजर में आके इसको चलाता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आया। इसकी आप लोगों के ख्याल से क्या वजह हो सकती है? क्या ख्याल है, क्या इसमें इशू हो सकता है? सर जी अभी फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ ना। फंक्शन कॉल नहीं हुआ, हाँ ये भी वजह हो सकती है, लेकिन चलें इसे कॉल करके देख लेते हैं। फंक्शन कॉल किया हमने, सेव किया और इसको मैंने दोबारा चलाया, वो कह रहा है, अच्छा ये असल इशू था, वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, लाइन नंबर 9 किधर है ये? और ये लोकल है PHP के स्क्रिप्ट में, और ये हम फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहे हैं, ये ग्लोबली नहीं है। इसलिए बात समझ आई क्लास आप लोगों को कि उसके स्कोप का इशू आ गया ना, ग्लोबली डिफाइंड नहीं है आपका वेरिएबल, तो बेसिकली फंक्शन में फिर वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, उसका स्कोप नहीं है वहां पे। तो अगर आप यहाँ इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ लिखेंगे फिर कि इसका स्कोप क्या बना दो, ग्लोबल, किसका, नेम का। जब ग्लोबल लिख दिया, बेसिकली आपने इसको डिफाइन कर दिया एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब जरा देखते हैं कि क्या ये चलेगा। सेव किया मैंने इसे और ब्राउजर में आए, इसको रिफ्रेश किया तो अब मार्क नजर आ रहा है, यानी कि वही वेरिएबल जो आपका ऊपर था यहाँ पे, अब वो वेरिएबल आपका ग्लोबल हो चुका है। जैसे इन्होंने बताया कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का इशू है, पहले वो लोकल वेरिएबल था, अब वो डिफाइन हो चुका है एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो आप ठीक है कुछ भी साथ लिख दें, आप साथ लिख दें कि कुछ भी, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, ये तो चले वैसे साथ लाइन लिखी आएगी, लेकिन बात वही आपको मैं जो नोट कराना चाह रहा हूँ कि आपका जो वेरिएबल था वो पहले लोकल था, अब आपका वेरिएबल बन चुका है ग्लोबल, जिसकी वजह से अब वो आपके लिए एक्सेसिबल है, अब आपके लिए एक्सेसिबल हो गया। ठीक है क्लासेस में कोई डाउट तो फिर मैं दो और चीज़ें उस पर बात करूं और फिर हम लोग जो है ना, अच्छा अब क्या बात करते हैं हम लोग इस पे। अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस है PHP की कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेज है फॉर एग्जांपल, उसमें आपने कोई टेम्पलेट बनाई है, ठीक है। आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा कि मुख्तलिफ पेजेस पे जाओ तो उनका हेडर फुटर सेम रहता है, बेसिकली अगर आप मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर कुछ चीज़ें कॉमन रखना चाहते हो तो आप एक टेम्पलेट बना लेते हो और उसको फिर अपने तमाम पेजेस पे इस्तेमाल करते हो। दोबारा रीड्रॉ तो नहीं किया जा सकता ना, वो चीज़ आप हर पेज पे तो नहीं जाके आप बना सकते। तो ये दूसरा तरीका, देसी तरीका ये है कि भाई कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन वो कोई इतना खास तरीका नहीं, कोई स्मार्टर तरीका देखते हैं, क्योंकि ना कॉपी पेस्ट करेंगे कोड की लेंथ ज़्यादा होगी, तो एक्चुअली फिर बाद में आपके पेज को लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोग SEO के हवाले से थोड़ा सा इस परस्पेक्टिव से देखें, कोड की लेंथ ज़्यादा होगी तो कोड एग्जीक्यूट होते हुए टाइम लगाएगा, जब एग्जीक्यूट होते टाइम लगाएगा तो गूगल की रैंकिंग में आपकी साइट या आपकी एप्लीकेशन गूगल की नज़र में अच्छी नहीं होगी। जब उसकी नज़र में अच्छी नहीं होगी तो वो उसको अच्छा रैंक नहीं करेगा, उसका एल्गो उसको फिर अच्छा रैंक या उसको रिकमेंड फिर नहीं करेगा, रिलेटेड साइट्स में नहीं लेके आएगा। तो हमें ऐसी साइट चाहिए होती है जहाँ पर
जो है ना जिसका लोड टाइम भी कम से कम हो। वैसे और भी फैक्टर्स हैं, जो लोग एसईओ जानते हैं इसके हवाले से वो जानते हैं कि इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके साइट के लोड होने का टाइम भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि गूगल क्रॉलिंग और वो तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं एसईओ के अंदर, तो बहरहाल गूगल उसको रैंक नहीं करता फिर अच्छा। तो हम क्या करते हैं, हमें को स्मार्टर अप्रोच चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, इंक्लूड और रिक्वायर के। पीएचपी में दो फंक्शंस हैं, इंक्लूड और रिक्वायर के फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग उस फाइल के कोड को अपने फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली वो जो कोड उसमें पड़ा हुआ है वो हमारी फाइल का हिस्सा ऐसे बन जाता है कि हम जब अपनी फाइल को चलाएंगे तो वो कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये काम कैसे होता है इसके लिए देख लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे, और इसमें ना ये फाइल जरा करते हैं क्लोज। हम एक नई फाइल बनाते हैं, 1 2 3 नई फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। नाम जरा उनका अप्रोप्रिएट रखेंगे ताकि आपके लिए समझना आसान हो। एक सिंपल फाइल है, उसमें हम लोग कुछ HTML का कोड, हल्का फुल्का सा कोड डालते हैं, HTML, ये आपका HTML का टैग क्लोज, बॉडी का टैग स्टार्ट, बॉडी का टैग क्लोज, और इसमें सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट डाली है, एक हेडर है, H1 स्टार्ट किया और H1 क्लोज किया, और लिखा कि PHP इज सर्वर साइड लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज, GUAGE लैंग्वेज लिखा आपने, इसको सेव किया। अभी बेसिकली आप इसको कहीं सेव करना चाहते हो तो आप इसको सेव करते हो, फॉर एग्जांपल इसका नाम रखें हेडर .php, और आप इसको सेव करें, चलें टेस्टिंग फोल्डर में ही डाल देते हैं, टेस्टिंग फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। इसको वहां सेव कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं अपनी दूसरी फाइल में जाता हूं, ठीक है, दूसरी फाइल में जाता हूं, और मिसाल के तौर पे ये मेरी दूसरी फाइल है, इसको मैंने किया PHP, और यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इको जो है ना हेलो, और सेमीकोलन। और अब इसको भी अगर मैं सेव करूं तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूं, मेरा है जी ये पेज 1.php, और ये भी मैं वहीं पे सेव कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास दो अलग अलग फाइल्स हैं, और ये चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। एक हेडर की फाइल है और एक मेरे पास पेज 1 की फाइल है। मैं क्या चाहता हूं कि पेज 1 पे ना वो हेडर आ जाए, पेज 1 में ये फाइल इंक्लूड हो जाए, पेज 1 में ये फाइल इंक्लूड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं लिखूंगा सिर्फ एक फंक्शन है इंक्लूड, इंक्लूड सिंगल कोट्स में एंड पे सेमीकोलन। क्या इंक्लूड करना है, फाइल का नाम क्या है, header.php, दैट्स इट। इससे क्या होगा, मेरी इस फाइल में ये जो है ना पेज 1 की फाइल है, इसमें इंक्लूड की फाइल भी ऐड हो जाएगी, सॉरी हेडर की फाइल भी इंक्लूड हो जाएगी, हेडर की फाइल भी इंक्लूड हो जाएगी। इसको मैंने सेव किया, अब चला के देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। तो मैं गया ब्राउजर में, अब नया एड्रेस देना होगा, ये मैंने रखा था टेस्टिंग फोल्डर में, टेस्टिंग फोल्डर में मेरी फाइल का नाम है पेज 1.php। इसको चला के देखते हैं, इसको नहीं मिला। अच्छा, GE 1 के बाद E 1 से पहले। जबरदस्त, इसको अब चलाया तो आप देख सकते हैं PHP, थैंक यू वेरी मच। तो वो वाली फाइल भी ओपन कर लेते हैं ना, ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और मेरी उस फाइल का प्यारा सा नाम था हेडर, HEADER, हेडर।
इसमें देखें PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज लिखा हुआ था, लेकिन जो मेरी पेज 1 है मेरा, उसमें वो टेम्पलेट ऐड हो चुका है, वो टेम्पलेट ऐड हो चुका है। वो जो कोड जो मेरा हेडर फाइल के अंदर है, वो मेरा इस फाइल में भी ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अपनी साइट का, आपने अक्सर देखा होगा साइट्स के ऊपर ही होता है कि एक आपका मेन्यू जो बार है, नेविगेशन बार है, वो डिफाइंड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लोगो, कंपनी का नेम, कुछ स्लोगन वगैरह इस तरह की चीज़ें, फुटर में की चीज़ें ऐड जो है ना फिक्स हो जाती हैं। तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप वन पेज साइट नहीं बना रहे, मल्टी पेज साइट बना रहे हो, तो उसमें इस तरह से काम किया जा सकता है। टेम्पलेट्स को इस तरह ऐड किया जा सकता है। जल्दी से एक और पेज बना के भी देख लेते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। 2 पेजेस पे ये काम करते हैं, हमें ज़रा यकीन आ जाए। मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ मैं करता हूँ, लेट्स सपोज चलिए इसको मैं करता हूँ पेज 1, वेलकम टू पेज 1, और यही चीज़ मैं वहाँ कर देता हूँ, वेलकम टू पेज 2। तो हमें यकीन आ जाएगा कि वाकई मल्टीपल पेजेस पे इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो मैंने दोबारा पेस्ट किया और पेज 1 की बजाय मैंने पेज 2 कर दिया, तो आपके पास देखें इस तरह भी लिखा आ गया। इसको रिफ्रेश नहीं किया, एक सेकंड, पेज 1 को मैंने सेव नहीं किया था, सेव किया तो इसका भी रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज जो आप लोग एक और तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको आइडिया हो कि वाकई ये वो डाटा वहीं से आ रहा है। मैं क्या जाता हूँ, मैं हेडर पे जाता हूँ और हेडर के अंदर ना मैं कुछ PHP का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP, और मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, ये जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई, इसको मैंने यहाँ से किया, एक मैंने वेरिएबल बनाया, लेक्चर का नाम रखा पेज 1, एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा पेज 2, और ये इधर किया और इसको इधर। अभी देखें आपके पास स्ट्रिंग्स हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं, स्ट्रिंग है यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, पेज 1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक, ओहो ये क्या हो गया, मेरे वेरिएबल का नाम है पेज 1। ठीक है, इसको मैंने इको करा दिया पेज 1 में, और यहाँ पे मैंने बजाय मैसेज लिखने के पेज 2 को इको करा दिया। ठीक है, अब हेडर में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, पेज 1 में मैंने पेज 1 को इको कराया है और पेज 2 में पेज 2 को इको कराया है। देखते हैं क्या रिजल्ट में कोई फर्क आता है। ये मेरा ब्राउजर है, आप देख सकते हैं वही रिजल्ट आ रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स के जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इस टाइम पे, जो डाटा इस टाइम यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके हेडर फाइल के अंदर, वो बिल्कुल एक्सेसिबल है उसी तरह से कि जैसे कि डाटा आपकी इसी फाइल में पड़ा हो। देखिए कोई स्कोप का मसला नहीं आया, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी किस्म का स्कोप का मसला नहीं आया। ठीक है, दैट मीन्स कि वो डाटा बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस फाइल के अंदर मौजूद है। एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहूंगा इसमें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ चीज लिख देता हूँ पेज इन्फो। ठीक है, बेसिकली ये पेज की इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना, इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। इसको सेव किया, चला के देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, पेज 2 में, पेज 2 में मैंने कुछ मिस कर दिया, पेज 2, अच्छा कंकैटिनेशन के लिए डॉट चाहिए होता है ना। यस सर, डॉट चलाया, एक मिनट, पेज 2 की लाइन नंबर 5, पेज 2 की लाइन नंबर 5, सब कुछ है तो सही वैसे कि नहीं।
सेव किया, ठीक है, सर रिफ्रेश नहीं किया था मैंने। ये आप देख सकते हैं कि जो डाटा इस पेज पे पड़ा हुआ है पेज इन्फो वो भी आ रहा है, और जो इसके आगे पेज, जैसे ये पेज 2 है तो पेज 2 पे क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू पेज 2, ये वहां से भी आ गया। ठीक है, ये तो होता है इंक्लूड में। ठीक है, ये काम आपका इंक्लूड में कुछ इस तरह से किया जाता है। इसमें एक चीज आपको दिखानी है, देखिए मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूं, इसके स्पेलिंग गलत करता हूं। अब क्या होगा, सेव किया, नोट कीजिएगा कि ये सारा इसने एरर शो कर दिया, पेज इन्फो के आगे जो लिखा था वो भी नहीं एक्सेसिबल है इस टाइम, क्योंकि फाइल ही वो नहीं है। लेकिन जो इस पेज पे लिखा हुआ था वो आपको नजर आ रहा है, जो इस पेज पे आपने लिखा था पेज इन्फो, वो आपको वेब पेज पे नजर आ रहा है। लेकिन जो आप हेडर वाली फाइल से उठा रहे थे उसमें उसने एरर दे दिया। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही? यस क्लास सर, में क्या यस सर, एरर शो कराना चाह रहा हूं? जी जी, ठीक है, इस पेज से डाटा फेच हो रहा है लेकिन उस पेज से डाटा नहीं आ रहा अगर हम इंक्लूड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसी जगह पे मैं ना रिक्वायर भी यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर भी एक फंक्शन है, रिक्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको एक करेक्ट करूँ ना, तो अगर मैं इसको करेक्ट करूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको कोई फर्क फील नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है। अभी देखें, एरर दोनों जगह पे क्लियर हो गया है, कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन रिक्वायर में क्या होता है, अगर मैं रिक्वायर में एरर बनाता हूं, यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। अब देखिएगा जब मैं रिक्वायर से चलाऊंगा तो इस पेज का डाटा भी नहीं आ रहा, वो पेज इन्फो भी लिखा नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जब रिक्वायर से हम इस पेज को जो है ना अपने पेज का हिस्सा बनाएंगे तो ये पेज भी नहीं चलेगा अगर पिछला पेज ठीक से ऐड नहीं हुआ। और अगर आप इंक्लूड यूज करते हैं तो इंक्लूड में अगर आपने ठीक से फाइल को नहीं ऐड किया तो वो वाली फाइल का डाटा नहीं चलेगा, लेकिन जो इस पेज पे डाटा मौजूद होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये इन दोनों में फर्क है, ये रिक्वायर और इंक्लूड में ये फर्क। रिक्वायर जैसे नाम बता रहे हैं कि ये फाइल रिक्वायर्ड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इंक्लूड में वो इंक्लूड कर दे, नहीं हो इंक्लूड तो एरर शो कर देगा, लेकिन इस पेज का डाटा लाजमी शो कराएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी दो फंक्शंस काम करते हैं। क्लास इसमें कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं।